हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की हमारी कहानी है कब्जा बहू का। दीदी, आप यहाँ अपनी माँ से मिलने आई है। उनसे मिलिए और अपने काम से मतलब रखिए। बेवजह मेरे काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। आखिर बर्दाश्त की भी हद होती है। जब देखो मुझे समझाती रहती हैं आप। मैं भी आपकी ही उम्र की हूँ। मुझे भी आपकी जितनी समझ है। मुझे मेरे काम में दखल अंदाजी पसंद नहीं है। आशा ने मुंह तोड़कर जवाब दिया। उसकी बात सुनकर अंकिता चुप रह गई। आखिर बोलती भी क्या। भाभी तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। उसने भाई अमर की तरफ देखा, इस उम्मीद के साथ कि भाई तो कुछ कहेगा, लेकिन वो तो नजरें झुकाए चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी नजरें तभी अपनी माँ रोमा जी से टकराई। रोमा जी की कातर नजरें से उसकी तरफ देख रही थी। आखिर बोले भी तो क्या बोले, रहना तो बेटे बहू के साथ ही था। अंकिता बेइज्जती का घूंट पीकर रह गई। आखिर जानती थी, अगर वो कुछ बोलेगी तो बाद में भाभी माँ का जीना दुश्वार कर देगी। आज इतने दिनों बाद अंकिता अपने मायके आई थी, पर मायके में इतना कुछ बदल चुका है, ये उसकी सोच से बाहर था। जिस घर में कभी माँ पापा की चलती थी, आज वहाँ बहू आशा का सिक्का बोल रहा था। आखिर भाई इतना चुप कैसे हो गया। वो तो माँ के खिलाफ कुछ सुन भी नहीं सकता था। उसका इस तरह से स्वागत होगा, इसका अंदाजा उसे बिल्कुल भी नहीं था। मालूम है कि किसी इंसान के जाने के बाद बदलाव होता है, पर पापा के जाने के बाद ऐसा क्या हुआ जो घर का माहौल इतना ज्यादा बदल गया। पापा के सामने तो आशा कुछ कह नहीं पाती थी, पर अब इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। आशा और अमर की शादी 2 साल पहले ही हुई थी। अमर की शादी के 3 महीने बाद ही अंकिता की भी शादी सौरभ के साथ कर दी गई और वो विदा होकर अपने ससुराल चली गई। घर में सब कुछ सामान्य ही तो था। जब भी अंकिता ससुराल से आती थी तो उसका स्वागत बड़े अच्छे से होता था। माँ और भाभी उसकी मनपसंद चीजें बनाकर रखती थी। पापा शाम को आते समय उसके लिए आइसक्रीम जरूर लेकर आते थे। जानते थे कि मौसम कोई भी हो, अंकिता को आइसक्रीम बहुत पसंद है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बेटी के लिए ही लेकर आए हों, साथ में बहू के लिए भी उसकी पसंद की चीज जरूर लेकर आते थे। लेकिन पिछले साल पापा की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसके बाद अंकिता सिर्फ एक बार मायके आई थी। उसके बाद अब आई है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होने के कारण ससुराल वालों ने नहीं भेजा। अब अपने 2 महीने के बेटे के साथ यहाँ आई थी, पर यहाँ का तो माहौल पूरा ही बदल चुका था। कल से देख रही थी माँ चुपचाप हो चुकी थी। अब ज्यादा कुछ बोलती ही नहीं थी। साड़ियाँ भी कितनी घिस चुकी थी, उन्हीं को पहने जा रही थी। माँ कभी भी बिना प्रेस की साड़ियाँ नहीं पहनती थी। उनकी साड़ियाँ इतनी घिसी हुई भी कभी नहीं होती थी, पर आज उन्हें इस तरह की साड़ी में देखकर वो बिल्कुल हैरान रह गई। जब उससे रहा नहीं गया तो जबरदस्ती माँ के लिए साड़ी निकालने के लिए उनकी अलमारी खोली तो देखकर दंग रह गई। जो अलमारी माँ की साड़ियों से भरी होती थी, उस अलमारी में बस कुछ घिसी पिटी साड़ियाँ रखी हुई थी। ये देखकर अंकिता ने कहा, माँ आपकी सारी साड़ियाँ कहाँ गई। बेटा, तेरे पापा के जाने के बाद मन नहीं करता, वो साड़ियाँ मैं पहनती नहीं, इसीलिए मैंने वो सारी साड़ियाँ लेने देने में निकाल दी। पर उसमें तो कई सारी साड़ियाँ पहनी हुई थी। हाँ, मैंने फिर भी निकाल कर दे दी। उसके आगे अंकिता कुछ कह नहीं पाई। खैर, शाम को उसके सहेली ने उसे खाना खाने बुलाया था, जो पड़ोस में ही रहती थी, तो वो अपने बेटे के साथ उनके घर गई थी। माँ से खूब कहा था, पर वो घर पर ही रुक गई। लेकिन जब लौट कर आई तो तब माँ खाना खा रही थी। माँ की थाली में सिर्फ दाल रोटी देखकर वो हैरान रह गई। जहां तक उसे याद था, शाम को जब वो गई थी तब भाई पनीर लेकर आया था। मतलब भाभी ने पनीर की सब्जी बनाई थी। फिर माँ को सिर्फ दाल रोटी क्यों? उसने माँ से पूछा। माँ, आप सिर्फ दाल रोटी खा रही हो, पनीर क्यों नहीं लिया? आपको तो बहुत पसंद था ना। आजकल ये सब खाने का मेरा मन नहीं करता। सादा खाने खाने से सादा विचार रहते हैं। पर अब तो ये बातें अंकिता के गले से नहीं उतर रही थी। कुछ न कुछ तो गलत था। माँ बताना नहीं चाह रही थी, पर घर का माहौल जिस तरह से बदला था वो उम्मीद से परे था। लेकिन ये बात उसे जल्दी ही समझ में आ गई, जब रात को भाभी अपनी बड़ी बहन से बात कर रही थी और उसकी बातें अंकिता ने सुन ली। अरे क्या बताऊं जीजी, ननद घर आई हुई है, ये जल्दी से जाए तो मेरा पिंड छूटे। आज अपनी माँ से पूछ रही थी कि पनीर की सब्जी क्यों नहीं ली।
अरे मैं दूंगी तो लेगी ना, भला विधवा औरत को भी ऐसी खाने की क्या जरूरत है। सुनकर अंकिता का दिमाग खराब हो गया। मतलब पापा के जाते ही माँ का अस्तित्व खत्म हो गया। जरूर साड़ियों के लिए भी भाभी ने कुछ कहा होगा, तभी माँ ने ऐसी घिसी पिटी साड़ियाँ पहनी हुई हैं। उसने सोचा कि जाकर भाभी को जवाब दूं, पर वो चुप रह गई। भाभी अपनी मनमानी करती थी, पर भाई कुछ बोलता नहीं। कितनी गलत बात थी ये। अंकिता ने रात को माँ से बात भी की। माँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? दादी भी तो विधवा थी, लेकिन आपने तो कभी उनके साथ ऐसा नहीं किया। अगर कोई कहता तो आप उससे लड़ जाती थी, पर आज आपको क्या हो गया? उल्टा आप गलत को बर्दाश्त कर रही हो। आखिर क्यों डरती हो आप? बेटा, रहना तो मुझे बेटे बहू के साथ ही है। अब बेवजह की झगड़ा मोल लूंगी तो वो लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे। फिर भला मैं अकेली कैसे रहूंगी? माँ ने लंबी आह भरते हुए कहा। पर माँ, भाभी इतनी मनमानी कर रही है, भाई चुपचाप क्यों सह रहा है? भाई उनको जवाब क्यों नहीं देता? पहले शुरू शुरू में जवाब देता था, पर वो हर रोज लड़ पड़ती थी। जीना दुश्वार कर रखा था उसने, तो मैंने ही उसे चुप रहने के लिए कह दिया। कम से कम वो तो चैन से रहे। मैंने तो उम्र काट ली, अब बाकी बचे हुए दिन जैसे तैसे निकल जाएंगे। 1 मिनट माँ, आपकी उम्र अभी सिर्फ 55 साल है। वक्त का कोई पता नहीं, कम से कम स्वाभिमान के साथ तो जियो। आप कब तक ये सब बर्दाश्त करोगी? घर आपका, स्वाभिमान आपका, हम बच्चे भी आपके, लेकिन हुक्म भाभी बजा रही है, ये तो गलत बात है। तो ये सब छोड़, जा सो जा, नहीं तो फिर तेरा बेटा उठ गया तो तुझे परेशान करेगा। कहकर माँ ने बात पलट दी और दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। लेकिन दूसरे दिन सुबह नाश्ते के लिए भाभी ने कचौरी मंगा ली। सबको कचौरी परोस दी, लेकिन सिर्फ माँ को नहीं दी। ये देखकर अंकिता ने कहा, भाभी, मेरा बच्चा तो अभी 2 महीने का है, मैं कचौरी कैसे खाऊंगी? लेकिन आप माँ को भी तो कचौरी दो। तब भाभी ने तुनकते हुए कहा, माँ जी यह सब नहीं खाती। भाभी, आप खिलाओगी तो माँ खाएगी ना, आपने परोसा ही नहीं तो कैसे खाएगी? कहकर अंकिता ने अपनी प्लेट माँ को दे दी। मैं अपने लिए दलिया या खिचड़ी बनाकर ले आती हूँ। कहकर अंकिता रसोई की तरफ जाने लगी तो आशा बीच में ही बोली, आपको दलिया खिचड़ी खानी है तो शौक से खाइए, पर माँ जी कचौरी नहीं खा सकती। क्यों? कौन से शास्त्र में लिखा है कि विधवा औरत को सादा खाना ही खाना चाहिए? बस इतना कहना था कि आशा ने अंकिता को उक्त सारी बातें सुना दी। अपने भाई और माँ को चुप सुनते देखकर अंकिता की आंखों में आंसू आ गए, पर आशा का पेट तो उससे भी नहीं भरा। उसने हाथों को नचाते हुए बोली, आपको आना है तो इस घर में शांति पूर्वक आइए। बेवजह मेरे कामों में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर इतना ही शौक है अपनी माँ को खिलाने पिलाने ओढ़ाने पहनाने का तो अपने साथ ही ले जाइए, पर हमें बख्श दें। यूं ही सब कहना और करना है तो आइंदा इस घर में आने की जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे सिखाने की जरूरत है कि मुझे अपनी सास को कैसे रखना है। आशा की बात सुनकर अंकिता को गुस्सा आ गया। वो अपने बेटे को माँ की गोद से लेते हुए बोली, ठीक है भाभी, जा रही हूँ। पापा के साथ साथ इस घर के लोगों का स्वाभिमान भी खत्म हो चुका है। मुझे नहीं पता था कि पापा के साथ मेरा मायका खत्म हो गया। अंकिता, कहाँ जा रही हो? अचानक रोमा जी ने कहा। ये सुनकर आशा बोली, जाती है तो जाने दीजिए, मायके आकर कोई एहसान नहीं करती है ये, और आपको इसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। आप जाइए अपने कमरे में। चुप कर बहू, बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम। तू होती कौन है मुझ पर हुक्म चलाने वाली? मैं चुपचाप बर्दाश्त करती हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि मुझे बोलना नहीं आता। मैं अपने घर में शांति रखने के लिए चुप रहती हूँ। खबरदार जो मेरी बेटी से कुछ भी कहा तो। अच्छा, आज तो बेटी को देखकर जबान खुल गई। सारी जिम्मेदारी हम निभाएं और यहाँ बेटी के लिए जबान खुल रही है। भूलिए मत, आप हमारे साथ रहती हो। आशा ने बेशर्मी से कहा। नहीं भूली हूँ मैं, कुछ भी नहीं भूली हूँ। पर बहू, तू भूल गई है, ये घर मेरा है और मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम मेरे साथ रहती हो। चाहे तो आज तुम्हें घर से निकाल सकती हूँ। अच्छा, तो फिर रहेंगी किसके साथ? बताओ मुझे, कौन उठाएगा आपकी जिम्मेदारी? मेरी जिम्मेदारी मैं खुद उठा सकती हूँ, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। अपने स्वाभिमान को मार कर मैंने बहुत जी लिया। तुझे जाना है तो तू शौक से जा सकती है। रोमा जी ने कहा तो आशा सौरभ से बोली, आप खड़े खड़े क्या सुन रहे हो?
अपनी माँ को समझाते क्यों नहीं कि अपनी बहू से पंगा लेना उन्हें भारी पड़ सकता है। मैं क्या समझाऊं? जब मैं तुम्हें नहीं समझा पाया तो अपनी माँ को क्यों समझाऊं? वैसे माँ सही कह रही है, वो आज हमें इस घर से निकाल सकती हैं। उनके पास इसका पूरा हक है। कानून ये हमें अपने घर से निकाल सकती हैं और कल को प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम भी कर सकती हैं। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें किराए के घर में रहना है या नहीं। मैंने तुम्हें दोनों ऑप्शन दे दिए, अब तुम देख लो कि पंगा लेना किसको भारी पड़ेगा। कहते हुए सौरभ ने भी हाथ खड़े कर दिए। इसके आगे आशा कुछ कह नहीं पाई। आखिर सौरभ सही तो कह रहा था, प्रॉपर्टी हाथ से चली जाएगी तो बचेगा क्या? तो प्रॉपर्टी के लालच में ही सही उसने चुप रहना ही ठीक समझा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।